नागौर के किले के इतिहास के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि शुरुआत में यह नाग वंश के क्षत्रियों के अधिकार के अंदर था। बाद में परमार वंश के शासकों ने उनके साथ में युद्ध किया जिसमें नाग वंशीय क्षत्रिय हार गए थे और नागौर के ऊपर परमार वंश का राज्य स्थापित हो गया था। बाद में कालांतर की बात करें तो गजनी के बादशाह बहराम शाह ने भी हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया था और उसने नागौर के क्षेत्र को जीत लिया था और उसने अपने एक खास सैनिक जिसका नाम मोहम्मद बहलीन था जिसको यहाँ का कमांडर नियुक्त कर दिया गया था। बाद में मोहम्मद बहलीन ने गजनी के सुल्तान का विद्रोह कर दिया गया था और इस किले का और अत्यधिक निर्माण करवाया था। इसके बाद में हम बात करें तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के तीसरे युद्ध में हरा करके नागौर के दुर्ग को छीन लिया था। कुंभा ने जो कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति थी जहां उसके ऊपर ये बात भी लिखवाई थी, उन्होंने नागौर के किले से एक हनुमान जी की मूर्ति को वहां से ला करके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थापित करवाया था। आज का हमारा सफर है नागौर के किले की ओर। नागौर के किले को अहिछत्रगढ़ कहा जाता है क्योंकि प्राचीन नाम जो था नागौर का वो अहिछत्रपुर था, जिसके आधार पर इस किले का नाम अहिछत्रगढ़ नाम रखा गया था। नागौर के किले की जो स्थिति है वो नागौर शहर के बीचों बीच है। यदि आप इस किले का भ्रमण करना चाहते हो तो इस किले तक पहुंचने के लिए रेल मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है। जयपुर से सड़क मार्ग से ये लगभग 300 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है और जोधपुर से ये सड़क मार्ग से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। और रेलवे मार्ग की बात करें तो ये जयपुर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह नागौर फोर्ट का मुख्य दरवाज़ा है जिसको सिरे पोल भी कहते हैं। ये मुख्य दरवाज़ा जहाँ से प्रवेश होता है। इसके आगे जाकर के मध्य दरवाज़ा आएगा जिसको मध्य पोल भी कहते हैं। पोल का मतलब दरवाज़ा होता है। ये दरवाज़ा या बीसली पोल है। प्राय ये जो दरवाजे होते थे ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अहम होते थे। यहाँ से रात्रि के समय या फिर किसी युद्ध के समय में दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता था। ये दरवाजे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते थे और बहुत ही बड़े होते थे। तीसरा दरवाज़ा जिसको कचहरी पोल भी कहा जाता है, जिसको कोर्ट पोल भी कहा जाता है, इसको एक मुख्य रूप से बोले तो इसको न्याय का दरवाज़ा भी कहा जाता था क्योंकि लोगों का मानना था कि इस दरवाजे के अंदर से प्रवेश करके आपको सच्चा न्याय मिलेगा, इसलिए इसको न्याय का दरवाज़ा या फिर कचहरी पोल भी कहा जाता था। इसके अंदर से आप प्रवेश करके मुख्य किले के अंदर पहुंच जाएंगे। ये 3 दरवाजे थे, ये 3 स्टेप थी अंदर घुसने की, वो तीनों हमने पार करके हम मुख्य किले के अंदर घुस चुके हैं। मुख्य रूप से देखें तो ये स्थापत्य और मूर्ति कला और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये जो मुगल स्ट्रक्चर थी, मुगल स्थापत्य थी, उसके आधार के ऊपर ये किला बना हुआ है क्योंकि ये मुख्य रूप से शाहजहां और अकबर के समय में बना हुआ है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर इस किले के आसपास भी बहुत सारी मस्जिदें हैं, उनका निर्माण भी मुगल काल के अंदर ही कराया गया था और जो इसकी आर्किटेक्चर है वो भी मुगल शैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और अब हम आगे की ओर चलते हैं। हम प्राय देखते हैं कि रेगिस्तान के अंदर एक प्रसिद्ध पेड़ है जिसको हम रेगिस्तानी भाषा के अंदर या फिर राजस्थानी भाषा के अंदर, लोकल भाषा के अंदर जाड़ का पेड़ कहते हैं। ये प्राय रूप में नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस किले के अंदर भी ये मुझे देखने को मिला। इसको एक पवित्र वृक्ष भी माना जाता है। जो हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उनके अकॉर्डिंग इस पेड़ को काटा नहीं जाता, इसको एक सबसे पवित्र वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। ये जाल का पेड़ है। चलो आप आगे से। यह महल हाडी रानी महल है। हाडी रानी अमर सिंह राठौड़ की पत्नी थी। राजस्थान के अंदर होने वाली प्रसिद्ध ख्यालों के अंदर अमर सिंह राठौड़ और हाडी रानी की कहानी का वर्णन भी किया जाता है। अमर सिंह राठौड़ महाराजा गज सिंह जो जोधपुर के सम्राट थे उनके सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन उनके पिता की मृत्यु के बाद में मारवाड़ की गद्दी थी वो उनसे 11 वर्षीय छोटे जो सौतेले भाई थे जसवंत सिंह, उनको दे दी गई थी, जिससे अमर सिंह राठौड़ बहुत ही नाराज हो गए थे और वो मुगल बादशाह शाहजहां की सेवा में आ गए थे। उसके बाद में मुगल बादशाह शाहजहां ने उनको पंजाब के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, जिसको अमर सिंह राठौड़ ने बहुत ही सफलतापूर्वक किया था। उसके बाद में अमर सिंह राठौड़ को उन्होंने यहाँ का कमांडर नियुक्त कर दिया गया था और मुगल काल में सभी रियासतों के ऊपर हाथी चराई का एक कर लगता था, जिसके लिए अमर सिंह राठौड़ ने मना कर दिया था कि मैं हाथी चराई का कर नहीं दूंगा, जिससे मुगल बादशाह शाहजहां नाराज हो गए थे। इसके लिए उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां ने उनको आगरा फोर्ट के अंदर हाजिर होने के लिए कहा। अमर सिंह राठौड़ आगरा फोर्ट के अंदर गए। वहां पर सलाबत खां बैठे हुए थे। सलाबत खां मुगल बादशाह शाहजहां के साले थे।
उन्होंने अमर सिंह राठौड़ का खूब अपमान किया, जिससे गुस्सा होकर अमर सिंह राठौड़ ने भरी सभा में सलाबत खां को मार डाला था, जिससे सारे मुगल सैनिक अमर सिंह राठौड़ के पीछे पड़ गए थे और उन्होंने अमर सिंह राठौड़ के साथ में युद्ध किया, जिस युद्ध में अमर सिंह राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए थे। आगरा के किले के अंदर एक द्वार भी है जिसका नाम अमर सिंह गेट भी रखा गया। इस किले के इतिहास के बारे में मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊं तो कहा जाता है कि ये 4वीं शताब्दी के अंदर नागवंशियों के द्वारा बनाया गया था। शुरुआत के अंदर कहा जाता है कि यह मिट्टी का एक किला था, बाद में जाकर के जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था और बहुत स्थिति में ये टूट फूट गया था। उसके बाद में इतिहास के अंदर बाद में आगे की ओर जाए तो 12वीं शताब्दी के अंदर चौहानों के जो सामंत थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था और विशेष रूप से इस किले के परकोटे का निर्माण चौहानों के जो सामंत थे उन्होंने करवाया था। कहा जाता है कि सोमेश्वर के समय के अंदर इस किले का बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य हुआ था और चौहानों की ये एक राजधानी भी रही हुई है। और उसके बाद में आगे कालांतर के अंदर जाएं तो ये किला ज़्यादातर समय में मुगलों के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहा है, दिल्ली के डायरेक्ट अधिकार नियंत्रण क्षेत्र में रहा है। तो ये भी कहा जाता है अकबर ने और शाहजहां ने भी यहाँ पर बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस किले की स्थापत्य कला के अंदर हमें मुगल स्थापत्य कला का बहुत ज़्यादा हमें मिक्सर मिलता है। और 17वीं शताब्दी के अंदर मुगलों ने इस किले का अधिकार क्षेत्र था वो राठौड़ों को दे दिया था। राठौड़ों के अंदर प्राय हम देखते हैं कि जोधपुर और बीकानेर के अंदर उत्तराधिकार का संघर्ष चलता ही रहा था और उन्हीं के आगे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उत्तराधिकार थे, उनका यहाँ पर नियंत्रण रहा है। तो अब हम आगे इस महल के बारे में चर्चा करेंगे। स्टॉप। ये है भगत सिंह महल, जो राठौड़ों के जो अंतिम सम्राट थे जिन्होंने यहाँ पर अपना राज किया था इस किले के अंदर, किले के सम्राट रहे थे भगत सिंह जी, उनका बनाया हुआ महल है। ये अंतिम कंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है। भगत सिंह के 16 रानियाँ थी। ये हम सामने देख रहे हैं, ये फव्वारे, ये पुराने समय से ही बने हुए हैं। ये मुख्य रूप से जो छत का पानी था उसके प्रेशर से इनको चलाया जाता था। छत का पानी था उसको रोक लिया जाता था, फिर पानी नीचे आता था, उनके प्रेशर से चलते थे। वर्तमान के अंदर यहाँ पर मोटर लगा दी गई है, लेकिन ये असल में उसी समय की आर्किटेक्चर। अब हम प्रवेश करते हैं जो एक मुख्य महल है, एक और मुख्य महल है जिसका नाम है दीपक महल। जिसके अंदर दीपक महल, इसका नाम इसलिए है कि यहाँ पर हजारों दीपक जलाए जाते थे। जब भी कोई शुभ कार्य होता था, उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम होता था या फिर कोई अतिथि आते थे, राजाएं कोई अतिथि होते थे, उनके मनोरंजन के लिए कोई कार्यक्रम होता था, वो यहाँ पर होता था और चारों ओर दीपक जलाए जाते थे। हम प्राय देख सकते हैं यहाँ पर दीपक रखने के लिए अलग अलग जगह बनाई हुई है। इनमें सब में दीपक रखे जाते थे और चारों ओर से जगमगा जाता था और यहाँ पर वो राजा के अतिथि बैठते थे और उनके सामने यहाँ पर प्रोग्राम होता था। और अब हम इसके अंदर चलते हैं। देख सकते हो इस दीपक महल के चारों दीवारों के ऊपर ये जो छोटे छोटे बना रखे हैं, ये जगह बना रखी है दीपक रखने के लिए है। सन 2009 के अंदर यहाँ पर एक म्यूजिकल कंसर्ट हुई थी। ये इसका पुराना चित्र है जो कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसके बाद में इसको रिपेयर कर दिया गया था। अब थोड़ी ये बेहतर स्थिति के अंदर है। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। ये इस दीपक महल के अंदर का जो कमरा है उसका व्यू है, जिसमें एक झूला लगा हुआ है मनोरंजन के लिए। एक चौसठ रखी हुई है। ये एक गेम होता है, ये खेल है, शतरंज की ही तरह होता है। चौसठ वो भी रखा हुआ है। ये सारे कार्यक्रम यहाँ पर बैठ करके किए जाते थे अतिथियों के द्वारा। ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया हुआ एक महल है। जो बीच में सेंटर में जो बिल्डिंग है, इसके चारों ओर ये दीपक रखने के लिए बहुत सारी जगह है, इसको हम देख सकते हैं। ये है हमाम। दीपक महल के जस्ट बगल के अंदर हमाम है। इसकी दीवारें बहुत चौड़ी हैं। ये एक छोटा सा महल नुमा एक क्षेत्र है। इसकी दीवारें बहुत चौड़ी हैं जिसकी वजह से ये ठंडा रहता था। और ये अंदर घुसने का दरवाजा भी इसका बहुत सकरा है।
असल में ये क्षेत्र अतिथियों के लिए था विशेष रूप से, कि अतिथियों के स्नान घर के रूप में हम इसको बोल सकते हैं। बाथरूम ये था, बाथरूम जिसके अंदर नहाने का कार्य होता था अतिथियों के लिए स्पेशल रूप से, इस तरीके का है। इसके बाथरूम के जस्ट अटैच के अंदर हम देखें तो इधर एक कमरा है जिसको हम चेंजिंग रूम कहते हैं। इसको चेंजिंग रूम कहा जाता था। वहां पर नहा करके यहाँ पर कपड़े बदल रहा है, तैयार हो रहा है, ये सारे कार्यक्रम यहाँ पर होते थे। ऊपर इनकी छतें थी वो डोम नुमा है, ये डोम नुमा छतें हैं। और ये एक दूसरा और ठीक इसी तरीके का है। और इनकी दीवारें, विशेषता इनमें यह है कि इनकी दीवारें बहुत ज्यादा चौड़ी हैं, जिसकी वजह से ये खिड़कियां रहती हैं। बस ये है, ये बिल्डिंग है, ये शीश महल है। ये मुख्य रूप से जो अतिथि आते थे उनको ठहराने का निवास होता था। इसके दोनों ओर पानी के छोटे छोटे कुंड बनाए हुए हैं, जो जिनका मुख्य उद्देश्य इस महल को ठंडा रखना है। शीश महल इसको इसलिए कहा जाता है, इसके अंदर कांच का जो आर्ट था वो इसके अंदर था। लगभग कांच के ही कुछ पेंटिंग्स और फोटोग्राफी इसके अंदर करी हुई थी, तो इसलिए इसका नाम शीश महल था। और ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये था कि अतिथियों का विश्राम गृह जिसको हम बोल सकते हैं। इस किले का एक डाइनिंग एरिया भी बोल सकते हैं हम। नागौर किले के अंदर एक जो विशेष बात है जो और किलों से इसको अलग करती है वो ये है कि यहाँ का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हम बात करें तो प्राचीन समय से ही यहाँ पर बरसात के पानी का उचित उपयोग किस तरीके से लिया जा सकता है वो इस किले की जो कला है, जो इसकी आर्किटेक्चर है, उससे अपने को पता चल सकता है। ये जो क्षेत्र है इसके अंदर जो बरसात का पानी था वो जो इसके अंदर की ओर नालियाँ बनाई हुई हैं, उन नालियों के द्वारा सामने एक तालाब सा बनाया हो, उस तालाब के अंदर सारा पानी इकट्ठा कर लिया जाता था। तो इस किले के अंदर हम जगह जगह देखेंगे तो ये चीज़ अपने को बहुत जगह मिल जाएगी जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का सिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ पर बरसात के पानी का उपयोग करने के लिए जगह जगह कुंड बनाए हुए हैं। ये डाइनिंग एरिया, यहाँ पर राजा और उसके जो साथी आते थे वो बैठते थे मनोरंजन पर्पज़ के लिए या कोई मीटिंग के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, कोई सभा बुलानी होती थी, वो जनरली प्राय रूप से यहाँ पर होती थी। चलो इसके अंदर जाने का तो ये जो क्षेत्र है इसके हम इधर की तरफ देखेंगे तो इस एरिया को चार बाग कहा जाता है। चार बाग इसलिए कहा जाता है कि इसमें 4 हिस्सों में इसको विभाजित किया गया है और चारों हिस्सों में बगीचे लगाए हुए हैं। उधर फूलों के पौधे लगाए हुए हैं, इधर कुछ आपको गड्ढे नज़र आ रहे होंगे जो आपस में एक तरीके से इंटरलॉक्ड है एक चैनल के थ्रू। इनमें कमल के पौधे लगाए गए थे, तो इन 2 ब्लॉक के अंदर तो कमल के पौधे थे, 2 में बगीचे थे, तो इसलिए इस क्षेत्र को चार बाग कहा जाता है। वर्तमान के अंदर यहाँ पर कमल तो है नहीं, तो लाइट लगा दी गई है, यहाँ पर बल्ब है, रात के टाइम में ये लाइट जलती है तो ये क्षेत्र बड़ा सुंदर लगता है। और इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो पानी था उसका भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से ही एक कनेक्शन था कि बरसात का पानी था वो ही इन चारों बगीचों के अंदर पौधों को जाता था। अब हम चलते हैं आगे की ओर अमर सिंह महल की तरफ। अब हम चलते हैं आभा महल की ओर। ये एक प्रमुख महल था जो अमर सिंह राठौड़ को समर्पित है। ये 18वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ था। इस महल की खास बात यह है कि यहाँ पर इस महल को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर इंटरनल वाटर कैनाल बनाई हुई है, पानी के चैनल बनाए हुए हैं। ये हम देख सकते हैं पानी के चैनल, इनसे ये महल था कि ये पूर्ण रूप से ठंडा रहता था। और इस महल की खास बात यह है कि यहाँ पर भित्ति चित्र है, ये बहुत ही अच्छे हैं। चारों देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के भित्ति चित्र हैं। इसकी दीवारें हैं वो कुछ मोटी हैं, उनका कारण यही था कि महल था ये अंदर से ठंडा रहे। और इस साइड में हम पाएंगे तो यहाँ पर अपने अमर सिंह राठौड़ की एक फोटो भी लगाई हुई है इसके अंदर घुसते ही। अब हम इधर अंदर की ओर चलते हैं। अब इस महल के हम अंदर की ओर प्रवेश करें
महल के अंदर की ओर प्रवेश करें तो अंदर की ओर सेंटर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये अपनी अपनी जगह रहती है जिसको दीवाने खास कहा जाता है। दीवाने खास को जगह कहा जाता है जहाँ पर राजा अपने जो खास जो मंत्री होते थे उनके साथ में कुछ चर्चा करता था, मीटिंग करता था, उस क्षेत्र को दीवाने खास कहा जाता था। इसके ऊपर की ओर जाए तो ऊपर छोटे छोटे महल से बने हुए हैं, कमरे से बने हुए हैं जहाँ पर रानी का निवास था, वहाँ पर रानियाँ रहती हैं। और इस दीवाने खास को ठंडा रखने के लिए पानी के जो चैनल मैंने आपको बताए थे तो विशेष प्रकार के चैनल जहाँ से पानी बहता था, आप देख सकते हो इस साइड में। और हम इस साइड में आए तो ये ऊपर से नीचे की ओर पानी बहने के चैनल्स भी बनाए गए, यहाँ से पानी ऐसे ऊपर से नीचे की ओर बहता था। और उस साइड में भी इसी प्रकार का ये एक चैनल है, ये दोनों साइड से पानी आकर के इस टैंक में आता था, यहाँ से ये अंदर की ओर फ्लो करता था। जो एक्सेस में पानी होता था वो पीछे की ओर चला जाता था और पीछे की ओर एक छोटा सा गार्डन है, उस गार्डन के अंदर चला जाता था कि पानी वेस्ट नहीं हो। तभी तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चर है। और इसके छतों की ओर देखें तो बहुत ही सुंदर कलाकारी है, बहुत ही सुंदर तरीके से ऊपर की ओर नक्काशी करी गई है और फोटो है। और इसी महल के अंदर नहाने के लिए एक बाथरूम भी बनाए हुए हैं। अब हम आते हैं आपको बाथरूम, इसके अंदर की ओर जाएंगे तो ये बाथरूम बने हुए हैं। यहाँ पर पानी को गर्म और ठंडा करने के लिए भी व्यवस्था की गई है इस जगह पर। और ये अलग अलग प्रकार के टब है, यहाँ पर राजा नहाते थे तो खड़े होकर अलग प्रकार की व्यवस्था है। तो मुख्य रूप से ये वाले क्षेत्र थे, ये बाथरूम है। और इसके छत के ऊपर देखोगे तो एक बड़ा सा हॉल सा बनाया हुआ है, ये सूर्य के प्रकाश सीधा अंदर की ओर आ जाए तो अंदर ये अंधेरा नहीं रहे, रोशनी रहे, रोशनी के लिए भी सूर्य का प्रकाश और इसके अंदर पानी के साथ साथ एयर का सर्कुलेशन के का भी सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक हॉल है, ये अंदर से एक चैनल ऊपर तक गया हुआ है जहाँ से हवा सीधी अंदर की ओर आती है और एयर का सर्कुलेशन रहता था। तो ये महल था, ये ठंडा रहता था क्योंकि ये मारवाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी, इसलिए ये जो महलों की डिज़ाइन थी इसके अंदर इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था कि ये ठंडे रहे, ज़्यादा गर्म रहे। अब हम आगे की ओर चलते हैं। एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है इस किले का जिसको कहते हैं बारादरी या फिर कॉरिडोर, जिसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं। यहाँ पर 36 पिलर के रूप में तीन रो बनाई हुई है। ये 36 पिलर है टोटल। ये एक लंबा सारा कॉरिडोर है जिसके अंदर एक घूमने के लिए होता था। इसके साइड के अंदर हम देखते हैं कि पानी का तालाब है, जो बरसात का पानी होता था इसको स्टोरेज किया जाता था। उसके आगे की ओर 4 बाग है तो उसका व्यू भी यहाँ से पूरे शहर का एक शानदार व्यू आपको नजर आता है। तो ये था एक बारादरी था जहाँ की जिसमें राजा था वो और उसके सहयोगी थे, आपस में घूमने फिरना कुछ चलते हुए चर्चा करना, इस टाइप के कार्यक्रम यहाँ पर। ये वाला जो क्षेत्र है जिसको दीवाने आम कहा जाता था, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर राजा होता था वो आम जनता से मिलता था। तो ये आपको हर महल के अंदर एक जगह मिल जाती जहाँ तो कहता था राजा दरबार लगाता था, वो आम जनता की समस्याएं सुनता था, उनके फैसले देता था। वो वाला कार्य यहीं पर होता था। ये सबसे बड़ा क्षेत्र ओपन स्पेस होता था। सामने यहाँ पर जो आपको जगह दिख रही है इस साइड में, ये प्राचीन टाइम के मठ रहे हुए हैं साधु और महात्माओं के। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी मूर्तियाँ और कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था के। ये हो सकता है कि समय समय पर मुगल आक्रमण करता थे, उन्होंने बहुत ही भयंकर तरीके से तोड़ फोड़ करी थी उस समय में मंदिरों में। तो ये कुछ अवशेष हैं इसके जो हम देख सकते हैं।